देखो, हमने पहले पढ़ा जैसे अरुणोराज है। अरुणोराज के दो राजकुमारी थे, एक तो सुधवा और एक है कंचन। अब सुधवा के तीन बेटे, एक है जगपति, विग्रहराज चतुर्थ और देवदत्त, और उधर है कांचन देवी का बेटा है सोमेश्वर। सोमेश्वर के दो बेटे, एक का नाम पृथ्वीराज चौहान है, एक का नाम हरिराज है। अब उधर जगपति के बाद जो राजा बना उनका भाई, जगपति के बाद कौन सा बनता है? विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ के बाद जो राजा बनता है जगपति का बेटा पृथ्वीराज द्वितीय, और पृथ्वीराज द्वितीय के बाद राजा बनता है सोमेश्वर। कौन है? सोमेश्वर। अब मैं थोड़ा सा सोमेश्वर राजा बनने से पहले की बात कर रहे हैं। अरुणोराज का पोता, अरुणोराज का पोता जगपति का बेटा पृथ्वीराज द्वितीय जिस समय अजमेर में राज कर रहे हैं, उस समय छोटी आयु के ही तो कौन? सोमेश्वर भी क्या थे? छोटी आयु के थे। और सोमेश्वर का ननिहाल है गुजरात है। ननिहाल कहाँ था? गुजरात। तो इनकी मम्मी श्री कांचन देवी इनको ननिहाल में रखती है, क्योंकि वहाँ पे कभी किसको कौन मारता है, कभी कोई किसी को मारता है। तो उत्तराधिकारी संकट डर था, कांचन को डर था कि कहीं ना कहीं सोमेश्वर की हत्या न कर दी जाए, क्योंकि पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर लगभग हम उम्र के से ही थे, हमें उम्र के। तब इस सोमेश्वर का लालन पालन जो हुआ वो अहिल पाटन है गुजरात में। इनके मम्मा श्री थे कुमारपाल। कौन है? कुमारपाल। अब कुमारपाल के यहाँ पे होता है कि कुमारपाल कहते हैं कि भाई इनको यहाँ रख लो, और कहते हैं कि कुमारपाल इसको पास अपने रखता है। यहीं पर इनका लालन पालन हुआ। अहिल पाटन गुजरात में इनकी शादी कर दी गई। शादी भी यही होती है गुजरात में, इनके अहिल पाटन गुजरात में इनकी शादी करता है। अब शादी से पहले की बात मैं बताऊँ आपको, जब कुमारपाल का कोंकण तीर्थ वाले एरिया में मल्लिकार्जुन के ऊपर आक्रमण करना था, तब इस सोमेश्वर को भेजता है। तो सोमेश्वर उस युद्ध में विजय होता है, और सोमेश्वर युद्ध विजय के बाद कुमारपाल सोचते हैं कि छोरा क्या हो गया? जुआन, अब इसकी शादी कर दी जाए। तो उसकी शादी करते हैं कर्पूर देवी या कर्पूरी देवी से। अब ये कर्पूर देवी या कर्पूरी देवी एक कलचुरी वंश के त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है, और कलचुरी वंश या चेदी वंश के राजा अंचल की पुत्री थी। किसकी? अंचल की पुत्री। जबकि आप पृथ्वीराज रासो जो पढ़ते हो चंद्रवरदाई का, उसमें ये बात अलग कही गई कि ये तोमर वंशीय राजा अनंगपाल की पुत्री है। यानी सोमेश्वर का जो विवाह हुआ है वो कपूरी देवी या कर्पूरी देवी से हुआ। अब ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार तो तोमर वंश के राजा अनंगपाल जो दिल्ली के तोमर वंश के राजा अनंगपाल की पुत्री है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार है। जबकि अन्य साक्ष्य कहते हैं कि ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश के कलचुरी वंश या चेदी वंश के राजा अचल की पुत्री थी। किसकी? अचल की। अब इस सोमेश्वर के दो बेटे हैं, एक का नाम पृथ्वीराज चौहान है और दूसरे का हरिराज। अब सोमेश्वर का विवाह भी जब इसके अहिल पाटन गुजरात से थे, गुजरात में अपने मम्मा पास रह रहे हैं, तब इनकी शादी भी कहीं होती है अहिल पाटन गुजरात में। बारात कहाँ गई थी? अहिल पाटन गुजरात से। अब ये बात पता नहीं कि त्रिपुरी गई थी या फिर दिल्ली गई थी। पृथ्वीराज रासो कहता है दिल्ली गई थी, ये कहते हैं मध्य प्रदेश। कहीं पे गई हो, रानी तो इसी की रहेगी, घरवाली तो इसी की रहेगी, चाहे कहीं गई हो, है ना। उसका बेठो ब्याह करियो अगला कड़ाई, बेठो ब्याह समझो, दोनों पार्टी एक जगह आ गई हो। तो कर्पूर देवी या कपूरी देवी इसकी पत्नी। सोमेश्वर की घरवाली का नाम कर्पूरी देवी या कपूर देवी है, और इनके दो पुत्र है, पृथ्वीराज और हरिराज। और पृथ्वीराज का जन्म भी अहिल पाटन है गुजरात में। इनका तो लालन पालन अहिल पाटन गुजरात में, क्योंकि अपने मम्मा के पास है। किसके पास है? मम्मा के पास। और ये अहिल पाटन गुजरात में ही रहते हैं। बाद में जब पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो कुमारपाल सोमेश्वर को अजमेर का राजा बना देते हैं। तब बात 1169 की है। कब की है? 1169। इसके बाद आपने एक बात पढ़ी थी, बिजोलिया विलेख जब पढ़े थे तो बिजोलिया विलेख 1170 का है, 1170 में। और बिजोलिया विलेख पार्श्वनाथ जी की मंदिर की दीवारों पे जैन मुनि श्लोक लोलाक के द्वारा लगवाया गया था। सोमेश्वर का उस समय काल था। सोमेश्वर को इसके अंदर एक उपाधि दी जाती है, वह है प्रताप लंकेश्वर। क्या है? प्रताप लंकेश्वर। यानी सोमेश्वर को बिजोलिया विलेख में क्या कहा गया है? प्रताप लंकेश्वर।
तो पर्सन आपसे ये पूछा जाए कि चौहान वंश के किस शासक को प्रताप लंकेश्वर कहा गया है, तो प्रताप लंकेश्वर किसको कहा गया है? सोमेश्वर को। अब सोमेश्वर का एक प्रधानमंत्री जिसका नाम केमास है, केमास का ये मूल नाम कदमवास है, केमास या कदमवास, इनके प्रधानमंत्री का नाम केमास या कदमवास है। अब केमास ने नागदुर्ग, नगाड़ा दुर्ग या अहिछत्रपुर दुर्ग का निर्माण करवाया। केमास के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है? अहिछत्रपुर दुर्ग या नागदुर्ग या नगाड़ा दुर्ग। पर जब अहिछत्रपुर बात आती है ना तो आप सीधा ही क्या कर देते हो? नागौर कर देते हो। पर नागदुर्ग आता है ना तो आपके दिमाग में आता है यार नागपाड़ी तो अजमेर में है, जबकि नगाड़ा क्षेत्र कहाँ पे है? बाड़मेर में। जबकि नगाड़ा दुर्ग, नागदुर्ग, अहिछत्रपुर दुर्ग कहाँ पे है? नागौर में, इसी दुर्ग की उपनाम है। जबकि नागपाड़ी कहाँ पे है? अजमेर में। और नगाड़ा स्थान कहाँ पे है? बाड़मेर में। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बताना कि अहिछत्रपुर दुर्ग या नागदुर्ग या नगाड़ा दुर्ग कहाँ पे है, तो आपका जवाब होगा नागौर। और इसको बनवाया किसने था? प्रधानमंत्री केमास। ये किसके प्रधानमंत्री थे? सोमेश्वर के प्रधानमंत्री केमास ने नागदुर्ग, नगाड़ा दुर्ग, अहिछत्रपुर दुर्ग का निर्माण करवाया। मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी। इसके बाद सोमेश्वर अजमेर में वेदनाथ मंदिर का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ अपनी और अपने पापा अर्णोराज की मूर्ति भी बनवाते हैं। यानी स्वयं की और अपने पापा की क्या बनवाई? मूर्ति। यानी अपने और अपने पापा की क्या बनवा दी? मूर्ति बनवा दी। अब एक बार की बात है कि उस समय आबू के एक शासक थे जिसका नाम जैत सिंह था, जिसको सलखा खां कहते थे। सलख सिंह कहा जाता था या सलखा कहा जाता था, सलखा या फिर सलख सिंह, ये आबू के थे। और इस आबू वाले जैत सिंह या सलख सिंह को परेशान कर रहा था उस समय गुजरात का भीम सिंह सेकंड। अब गुजरात के भीम सिंह सेकंड के विरोध में ये सलख सिंह की या जैत सिंह की सहायता के लिए सोमेश्वर चले गए। अब सोमेश्वर जैत सिंह की सहायता के लिए गए और उस समय भीम सिंह ने इस बात का फायदा उठा करके भीम सिंह ने सोमेश्वर की क्या कर दी? हत्या कर दी। और सोमेश्वर की हत्या का हत्यारा कौन बना फिर? या पृथ्वीराज के चौहान के पिता का हत्यारा कौन बन गया? भीम सिंह सेकंड। इसी हत्या का आगे इसको भरपाई भी करनी पड़ेगी। भीम सिंह की घरवाली को शादी करके लेके आ जाएगा कौन? पृथ्वीराज चौहान, जो इच्छिनी की बात करेंगे। इसी के साथ सोमेश्वर की तो काम यहाँ पे तमाम, सोमेश्वर युद्ध में क्या आ गया? यहाँ पे काम आ गया। और किसके काम आया? सलख सिंह के। किसने मार दिया इसको? भीम सिंह सेकंड। इसके बाद राजा बना वो था पृथ्वीराज चौहान। कौन है? पृथ्वीराज चौहान। अब थोड़ा जोश में आ जाओ आप। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, जिसका शासन काल है 1177 से लेकर 1192 ईस्वी। 1177 से लेकर 1192। इनके पिता का नाम, इनका जन्म 1166 अहिलपाटन गुजरात में हुआ। जन्म कहाँ होता है? अहिलपाटन गुजरात में। जहाँ इनके पापा का लालन पालन हुआ वहीं पे उनका अहिलपाटन गुजरात में क्या होता है? जन्म होता है। पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी। पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी और भाई का नाम हरिराज। भाई का नाम हरिराज, भाई का नाम हरिराज। पिता का नाम सोमेश्वर, माता कर्पूरी, भाई हरिराज। घोड़ा नट्टे रंभा। अब ये नट्टे रंभा घोड़े की जब बात आएगी, तराइन के दूसरा युद्ध जो होगा, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का जो घोड़ा बदला जाएगा, उस बदले घोड़े का नाम क्या है? नट्टे रंभा है। क्या नाम है? नट्टे रंभा। तो याद रखिए, जन्म अहिलपाटन गुजरात 1166। तब देखो 1177 में राजा बना, जन्म 1166 में हुआ। तो इसका मतलब जब राजा बने तब महज आयु कितनी इनकी? 11 साल। कितने साल का? 11 साल का। भाई का नाम क्या है? हरिराज। देखो, जन्म 1166, पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी, भाई का नाम हरिराज, घोड़े का नाम नटेरम्बा, पुत्र इनका गोविंद राज। क्योंकि रानी है संयोगिता और इच्छिनी, संयोगिता और इच्छिनी दोनों से शादी अटपटी व्यवस्था में हुए। संयोगिता को भगाकर शादी की और इससे जबरदस्ती शादी की। इसके बाद चचेरा भाई नागार्जुन और अपर गांगे या अपरांगे, अपर गांगे या अपरांगे। चचेरे भाई हैं नागार्जुन या फिर अपरांगे। प्रमुख मित्र इनका दरबारी विद्वान जो है वो है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई या चंद्रबरदाई।
चंद्रबरदाई या चंद्रबरदाई, जिसका मूल नाम था पृथ्वी भट्ट वलादी, इसीलिए इसे वलिवर्द के नाम से भी जाना जाता है। वलिवर्द यानी प्रमुख मित्र है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई का नाम चंद्रबरदाई और इसका मूल नाम था पृथ्वी भट्ट वलादी, इसीलिए इतिहास में इसे वलिवर्द के नाम से भी जाना गया है। और निवासी कहां से हैं? लाहौर से। तो प्रमुख मित्र कौन है? चंद्रबरदाई। बेनोई जो थे सामंत सिंह, बेनोई कौन है? सामंत सिंह। मेवाड़ के सामंत सिंह इनके क्या हैं? बेनोई, जो तराइन के दूसरे युद्ध में काम आ जाएंगे। तराइन के दूसरे युद्ध में बेनोई भी काम आएंगे और उसके साड़े भी काम आएंगे, पृथ्वीराज चौहान भी। तो बेनोई कौन है इसके? सामंत सिंह। कहां से हैं? चित्तौड़ मेवाड़ से। और प्रमुख शत्रु कौन है इनका? मौसेरा भाई जयचंद, जो गढ़वाल वंश का शासक है। कहां से? कन्नौज गढ़वाल से शासक कौन था? जयचंद, जो इनका मौसेरा भाई है। दोबारा अभी जो बात करें, देखो पृथ्वीराज चौहान जब राजा बने तो महज आयु कितनी है? 11 वर्ष। 1166 में जन्मे, 1177 में क्या बने? राजा। परंतु इसके नाना श्री पृथ्वीराज रासो के अनुसार, किसके अनुसार है? पृथ्वीराज रासो के अनुसार इनके नाना श्री कौन है? अनंगपाल। और अनंगपाल को ये प्यारा था, और दो तो के हो प्यारो। अब एक तो पृथ्वीराज चौहान की मम्मी और एक जयचंद की मम्मी, दोनों के हैं बाण है। और जयचंद इसका क्या हुआ? मौसेरा भाई। जयचंद का ध्यान किस पर है? दिल्ली पे, कि कैसे भी करके कन्नौज तो हाथ में है ही, अगर दिल्ली और हाथ में आ जाए तो वाह वाह हो जाए। परंतु अनंगपाल ने दिल्ली का राजपाट किसके नाम कर दिया? अपने छोटे प्यारे सुंदर और सुशील और वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान के नाम लिख दिया। बोले बेटा तू ही उरेगो के है राजा। तो 8 साल की आयु थी जब नाना ने इसे दिल्ली का राजा घोषित कर दिया था कि दिल्ली का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा? पृथ्वीराज चौहान। तब उम्र महज क्या थी? 8 साल। परंतु अजमेर का शासक बना तब उनकी उम्र थी 11 साल। देखो 1177 में राजा बने तब उनकी आयु कितनी बता रहा हूं? 11 साल। अब 11 साल की उम्र थी तो राजपाट का इतना नॉलेज नहीं था, तो इनकी माता कर्पूरी देवी राजपाट संभालती थी, यानी कर्पूरी देवी राज प्रशासन को संभालती थी। यानी पृथ्वीराज चौहान के राज प्रशासनिक कार्य को कौन संभालती थी? उनकी माता श्री कर्पूरी देवी। अब उस समय 1177 में इसका राज्यारोहण कर दिया। राज्यारोहण करना मतलब इसको गद्दी भी बैठा दिया, परंतु वास्तविक राज तिलक नहीं हुआ। पृथ्वीराज चौहान का राज तिलक 1178 में होता है। यानी इनका जो राज तिलक यानी राज्याभिषेक, जहां राज्याभिषेक होगा वहां पे तो क्या होगा? समारोह समारोह होगा भाई, डांस वांस होगा, पंगड़ा पाले आएगा, आजा आजा गाने होंगे, गाने वाने होंगे सारे। तो इनका राज्यारोहण तो उसी दिन हो जाता है जिस दिन राजा की मृत्यु होती है और दूसरा उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं? राज्यारोहण। अब अगला जो राज्यारोहण के हिसाब से राजा 1177 में कौन बन गया? पृथ्वीराज चौहान बन गया। पृथ्वीराज उस समय 1177 में भी राज्याभिषेक हो सकता था भाई, राज्याभिषेक 1177 में उस समय भी हो सकता था, तो इनके राज्याभिषेक में देरी क्यों हुई? बात बड़ी सोचनीय विषय है ना, बड़ा मुद्दा सोचनी है कि नहीं भाई। 1177 में जब राजा बन गया तो राज तिलक करने में क्यों देरी हो रही थी? तब इनका जो चचेरा भाई था नागार्जुन, वो विद्रोह कर रहा था। नागार्जुन कह रहा कि राजा बनूंगा मैं, और विद्रोह कर गया, और विद्रोह करके गुड़गांव की ओर से एरिया को जीत लिया। अब ये बात पता चली पृथ्वीराज चौहान को, तो कर्पूरी देवी ने कहा, अपने एक सेनापति थे जिसका नाम भूनवेकमल था, भूनवेकमल को बोला कि भाई भूनवेल तू जाओ का नागार्जुन तन विरोह कर मिलो, क्योंकि वो नखाड़ो टिंगर बदमाश है। केमास बोले साहब मैं भी सागर चले जाऊँ, तो दो जाते हैं, भूनवेकमल भी जाता है और केमास जाता है, और उसके गुड़गांव के नज़दीक वाले एरिया में वो छुप के बैठा था और वहीं से विद्रोह कर रहा था। अब नागार्जुन को भूनवेकमल और केमास की सहायता से बंदी बना लिया गुड़गांव में, और बंदी बनाकर कहाँ ले आए? अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के सामने पेश किया गया। पृथ्वीराज चौहान ने आवेश में आकर उसकी क्या कर दी? हत्या। क्या कर दी? नागार्जुन की क्या कर देता है? हत्या। अब हत्या कर दी, अब इसके रास्ते में कोई कांटा नहीं है, कोई कांटा नहीं था। अब ये बात 1178 की थी, तो 1178 में फिर इनका क्या कर दिया गया? राज्याभिषेक समारोह कर दिया गया। तो राज्याभिषेक समारोह या राज्याभिषेक हुआ 1178 में, राज्यारोहण हुआ 1177 और राज्याभिषेक हुआ 1178
1178, राजा बने 1177 और अंतिम काल था 1192। इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट बात आती है, इनकी उपाधियां आती हैं। पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां, पहली उपाधि राय पिथोरा। क्या है? राय पिथोरा। राय पिथोरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। युद्ध में पीठ न दिखाने वाला ही क्या कहलाता है? राय पिथोरा। और पृथ्वीराज चौहान ने निहत्थे पर और भागते हुए पे कभी वार नहीं किया। यही बात सबसे अलग करती है पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान इसीलिए सबसे अलग है, निहत्थे पे वार करना और पीठ पे वार करना कायरता मानता था। तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध जो 1191 ईस्वी को साबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो गोर प्रदेश का रहने वाला था, उसके साथ तराइन का पहला युद्ध हुआ। और तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मात दी और मोहम्मद गोरी वहां से भगा दिया मोहम्मद गोरी को। तब इन्होंने दिल्ली के अंदर एक पिथौरागढ़ बनवाया। क्या बनवाया था? दिल्ली में क्या बनवाया था? दिल्ली में बनवाया था पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ बनवा करके राय पिथौरा की उपाधि धारण की। तो याद रखिएगा किस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की है? तो आपका जवाब होगा तराइन के पहले युद्ध के बाद। तराइन के पहले युद्ध के बाद कौन सी उपाधि धारण करता है? राय पिथौरा की। अब इसके बाद है दल पुंगल। दल है पुंगल। दल पुंगल का मतलब है विश्व विजेता। दल पुंगल का मतलब ही क्या है? विश्व विजेता। 1184 की बात है। 1184 में पृथ्वीराज के पिता श्री सोमेश्वर का हत्यारा भीम सिंह सेकंड आबू की राजकुमारी से विवाह करना चाह रहा है। शादी फिक्स हो गई, ते लो चल रहे थे। इच्छिनी से विवाह करना चाह रहा था भीम सिंह। मेरी बात समझ? गुजरात के शासक है, ध्यान से सुनना जो बात बता रहा हूं इतिहास के। 1184 ईस्वी को गुजरात के शासक भीम सिंह का विवाह होना है आबू की राजकुमारी इच्छिनी के साथ। किसके साथ है? इच्छिनी। किसी सामंत ने आके पृथ्वीराज चौहान को कह दिया कि तेरे पिता का हत्यारा तो क्या कर रहा है? शादी। बोले मेरे पिता का हत्यारा शादी कर रहा है, चलो अपन उसको करवाएंगे शादी, अपन लेके आएंगे। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने 1184 ईस्वी को अपनी सेना लेकर चल पड़े और आबू से दूर नागौर के अंदर रुके। और कहते हैं कि नागौर के इर्द गिर्द उसे भीम सिंह की सेना को घेर लिया। किसकी सेना को? भीम सिंह। नागौर का युद्ध कहलाता है वो। कौन सा युद्ध कहलाता है? नागौर का। अब ये 1184 की बात थी। अब 1184 में नागौर के युद्ध में जब भीम सिंह की सेना को युद्ध तो हुआ ही नहीं, पहले से ही दोनों सेना आमने सामने देखी और उधर इतनी विशाल सेना देखकर भीम सिंह कायर हो गए। सोचा यार इनके साथ लड़ना तो बड़ा मुश्किल है, पार नहीं पड़ेगी। तो क्या किया? भीम सिंह बोले साहब के चाहो थे, मैं तो थारी काली गाहा, थारा पापा की हत्या कर दी, देखो वो वक्त उल्टू को नहीं आवे, थीप के चाहो मारे से। बोले तू शादी करे? बोले साहब थे को तो कर लिया। बोलना तने शादी कौन करनी? तो साहब कौन करोगे? बोले मैं करूँगा। पृथ्वीराज चौहान ने क्या कह दिया? शादी कौन करेगा? मैं। अब पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि शादी करेगा बंदा मैं, तू देखता रह और तू फेरा में जरूर बैठिए, है ना, तू देख तो रही है। अग्नि देवता भू देवता स्वाहा बोले जदे तू उड़े बैठो रही है पंडित के कन। तो भीम सिंह ने जो युद्ध होता है नागौर का वो अनिर्णायक युद्ध हुआ और भीम सिंह अपनी जो रानी बननी थी इच्छिनी उससे शादी न करके शादी कौन कर लेता है? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने आवाज लगा दी, बोले भाई कोई है कि और जगह का ध्यान में आ रही है लड़ाई की है? माल्लो पीट के समझोगे? कम हिम्मत है कि जो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ आए? तो भाई कौन कर ले इसी इतनी बड़ी सेना के सामने। तभी से इसने क्या उपाधि धारण कर ली? दल पुंगल। दल मतलब सेना होती है और सेना का विजेता। दल पुंगल मतलब विश्व विजेता। तो विश्व विजेता की धारण करता है भीम सिंह सेकंड को। नागौर युद्ध में युद्ध हुआ ही नहीं, पहले ही अनिर्णायक युद्ध होता है और वो इच्छिनी को कहता है कि साल ले जाओ थे, मैं और ले आऊंगा, है। और पृथ्वीराज चौहान उसको बख्श देता है। एक बाद में भारतेश्वर, एक उपाधि कौन सी है? भारतेश्वर। पहली हमने पढ़ी वो थी राय पिथौरा, दूसरी थी दल पुंगल, तीसरी थी भारतेश्वर। भारतेश्वर भारत का ईश्वर, यानी इसने संपूर्ण भारतवर्ष पर चौहान वंश कायम करने की ठान ली थी, इसीलिए क्या कहलाया? भारतेश्वर। स्पाद लक्षेश्वर क्योंकि चौहानों की उत्पत्ति वाली बात करें, चौहानों का मूल स्थान तो आपको पता है क्या था? चौहानों का मूल स्थान क्या है?
स्पार्लक्स प्रारंभिक राजधानी ऐछत्रपुरे नागौर, ऐछत्रपुरे नागौर, और प्रारंभिक राज्य क्षेत्र जंगल प्रदेश, इसीलिए क्या कहलाए स्पार्लक्सेक्स। इसके बाद इनको हिंदू सम्राट का पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट के काउंट में आते हैं। अंतिम हिंदू सम्राट कौन है? पृथ्वीराज चौहान। अब ये हिंदू नाम से कई बात आते हैं, एक आता है हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, एक आता है हिंदू पथ, एक उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। बीएन पाठक ने महेंद्र पाल को कहा था। तो हिंदू सुल्तान तो कहा जाता है महाराणा कुंभा को, और हिंदू पंथ कहा जाता है किसको? संगा को, और उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है बीएन पाठक के अनुसार महेंद्र पाल को। और वैसे अगर हिंदू सम्राट अंतिम हिंदू सम्राट की बात करें तो क्या करो, क्या लिखोगे आप लोग, क्या बताओगे, क्या बताओगे? बिल्कुल पृथ्वीराज। अब नेक्स्ट बात मैंने आपको बताई थी कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार का एक कारण घोड़ा भी बना है। पृथ्वीराज चौहान के तराइन के दूसरे युद्ध में हार का कारण एक घोड़ा भी बना, जिसे नट्टे क्या बोला गया? नट्टे रंभा, यानी नाचने वाला घोड़ा, नाचने वाला घोड़ा। युद्ध का घोड़ा अलग और नाचने वाला घोड़ा अलग, घोड़ा बदल दिया गया था, इसीलिए इस घोड़े का नाम क्या था? नट्टे रंभा। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आती है, 1177 को राज्यारोहण हुआ, 1178 में राज्याभिषेक हुआ। जैसे ही इनका राज्याभिषेक होता है, किसी सामंत ने बहका दिया कि जो राजपाट चलाता है वो तू नहीं, प्रधानमंत्री केमास तेरी माँ के कहने पे चला रहे हैं, तो तू ऐसा कर कि इसको अलग कर दे। तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री केमास की कदमवास की पृथ्वीराज चौहान 1178 में हत्या करवा देते हैं, और उसके स्थान पे नया प्रधानमंत्री प्रताप सिंह को बना दिया जाता है। इंपोर्टेंट बात है, पेपर में आई भी है, कदमवास या पृथ्वीराज चौहान ने किस प्रधानमंत्री की हत्या करवा दी थी? तो उसका नाम था कदमवास या केमार। पेपर में पूछ लिया जा सकता है कि कदमवास किसके प्रधानमंत्री थे? तो सोमेश्वर के भी रहे और पृथ्वीराज चौहान के भी रहे। और इनका नया प्रधानमंत्री कौन बना? प्रताप सिंह। इनका एक और मुख्यमंत्री था जिसका नाम था सोमेश्वर, अपने पिता वाले नाम से ही, पिता नहीं है ये, इनके दरबार में एक मंत्री और था जो सोमेश्वर था। इन पे राजद्रोह का आरोप लगाया, राजद्रोह का आरोप लगाकर इसके नाक कान काट दिए। अब देखो, बिना नाक कान को आदमी बुच्चो कितो सुगलो लागतो गो। पृथ्वीराज चौहान ने सोमेश्वर के नाक कान काट के राज्य से क्या कर दिया? निर्वासित। कि राजद्रोह का जो सजा होती है वो क्या होती है? मृत्यु दंड। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इसको राजद्रोह के मृत्यु दंड मत दीजिएगा, इसको जीने दो, इसके नाक कान काट दो, अपने आप मर जाएगा। अब आदमी का नाक ना हो और कान ना हो, कितना सुनो लाग गए। सोचो, आप कल्पना करो कि आपके कान नहीं है और आपके नाक नहीं है, बड़ा सुगला लगेगा आदमी, है ना? तो सोमेश्वर के नाक कान काट कर राज्य से निर्वासित कर दिया। अब इनके सेनापति कौन कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के सेनापति भुवनेकमल है, उदयराज है, सकंद है, वामन है, सोडा है और खंडे राव है। कौन कौन है? भुवनेकमल है, सकंद है, उदयराज है, वामन है, सोडा है, खंडे राव है। सोडा, सोड देव भी कहते हैं, सोडा देव भी कहते हैं, सोड सिंह भी कहते हैं। तो भुवनेकमल, बोलिएगा मेरे साथ, भुवनेकमल, सकंद, उदयराज, वामन, सोडा और एक खंडे राव। ये तराइन के युद्ध के अंदर जो सेनापति बने थे वो कौन थे? खंडे राव, याद रखिए। जबकि इनका सेनाध्यक्ष जो सेनापति था ना पूरी सेना का, वो था भुवनेकमल। इसके बाद जो बात वाली है ना वो बड़ी गजब है। अपन बात करेंगे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद बरदाई या चंदरे बरदाई ने। किसने लिखा है? मुख्य दरबारी विद्वान कौन है? चंद बरदाई या चंदरे बरदाई, जिसका मूल नाम क्या था? पृथ्वी बटे वलादी। इसीलिए इतिहास में क्या कहा जाता है? वली वर्द। कहाँ के निवासी हैं? लाहौर के निवासी हैं। क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था। किस भाषा में लिखा है? अवधी में लिखा। अवधी नहीं हो तो पिंगल, पिंगल नहीं हो तो अवधी। किसने लिखी है? पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद बरदाई ने। क्या लिखी है चंद बरदाई ने? पृथ्वीराज रासो। कितने पृष्ठ हैं? कितने अध्याय हैं? कितने सर्ग हैं?
सरग भी 69 या अध्याय भी इसके 69। पूर्ण किसने किया था? पुत्र है जलहन है। चंद्रवरदाई की बेटी का नाम क्या है? राजबाई। चंद्रवरदाई की बेटी का नाम राजबाई, बेटे का नाम जलहन, बेटा जलहन, बेटी राजबाई और खुद का नाम चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई पृथ्वी भट्ट वलादी वली वर्द लाहौर के निवासी हैं। कहाँ के? लाहौर के। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। कितने पृष्ठ हैं? 2500। कितने सरग हैं? 69। कौन सी भाषा है? अवधी। और हिंदी का प्रथम है महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम है महाकाव्य। इनके बेटे का नाम क्या है? पूरा किसने किया है? बेटी का नाम क्या है? चंद्रवरदाई की बेटी का नाम, पुत्र का नाम क्या लिखी थी? किस भाषा में लिखी? किसने लिखी? चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट वलादी। किसका दरबारी विद्वान है? पृथ्वीराज चौहान। उस पृथ्वीराज तृतीय। अब देखो इसमें क्या उल्लेख है? पृथ्वीराज रासो में क्या उल्लेख है? अब पृथ्वीराज रासो में उल्लेख है सा एक रानी, एक राजकुमारी जिसका नाम है संयोगिता। संयोगिता की प्रेम प्रसंग। एक था राजा, एक थी रानी, उनकी थी एक प्रेम कहानी। और वो राजा था पृथ्वीराज चौहान और रानी थी संयोगिता। अब पृथ्वीराज की इसमें प्रशंसा की गई, संयोगिता का इसमें नाम लिखा गया। रानी का, राजा का नाम पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे प्रशंसा हुई। तराइन के पहले और दूसरे युद्ध का इसमें उल्लेख मिलता है, पर पृथ्वीराज विजय के अंदर तराइन के पहले और दूसरे युद्ध का उल्लेख है नहीं है। पृथ्वीराज की उसमें उपलब्धियां हैं, पृथ्वीराज की उपलब्धियां। जबकि तराइन का पहला युद्ध और तराइन के दूसरे युद्ध का उल्लेख पृथ्वीराज रासो में, जिसके 69 सरग हैं, 2500 पृष्ठ है। 69 तो सरग, 69 है सरग, 2500 पृष्ठ। भाषा अवधि या पिंगल। पूर्ण किया था जलहन। उसकी बेटी का, चंद्रवरदाई की बेटी का नाम रास। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जिसमें संयोगिता का प्रेम प्रसंग, पृथ्वीराज चौहान का प्रशंसा और तराइन के पहले और दूसरे युद्ध का उल्लेख। अब ये बात सही है या नहीं है, अब इस बात की थोड़ी आगे भी चर्चा करेंगे। एक और दरबारी विद्वान है जिसका नाम ज्यानक है। कौन है? ज्यानक। आपको पता है कि ज्यानक के काल में 3 चले गए थे। ज्यानक कश्मीरी कवि है। कहां से? कश्मीर। ज्यानक कश्मीर से। इनकी करती है पृथ्वीराज विजय। विजय और जय से क्या कर देंगे? ज्यानक। अब पृथ्वीराज विजय करती किसके? ज्यानक। और इस पृथ्वीराज विजय में है क्या? मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज की उपलब्धियों का वर्णन। अब ये ज्यानक किस किस के दरबारी विद्वान रहे? पहले तो रहे सोमेश्वर के, फिर रहे विग्रहराज के, फिर सोमेश और फिर पृथ्वीराज। यानी इनके काल में 3 चले गए। परंतु पृथ्वीराज विजय जो लिखा है वो किसके काल में लिखा इन्होंने? पृथ्वीराज विजय किसके काल में लिखा इन्होंने? पृथ्वीराज विजय इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के काल में लिखा है। किसके काल में लिखा है? पृथ्वीराज चौहान के काल में। अब जो बात आती है, मैं संयोगिता की बात कर रहा हूं। जिस ज्यानक की बात कर रहे हो, ज्यानक की करती पृथ्वीराज विजय है, जबकि पृथ्वीराज रासो में किस रानी का उल्लेख है? संयोगिता का। किसका है? संयोगिता। अब आपको पता है कि पृथ्वीराज विजय भी पृथ्वीराज चौहान के काल में लिखी गई। किसके काल में लिखी गई? पृथ्वीराज चौहान के काल में ही क्या लिखी गई है? पृथ्वीराज विजय। उसने क्या लिखा कि संयोगिता का नाम नहीं लिखा, उस रानी का नाम लिखा त्रिलोचना। यानी संयोगिता के स्थान पर जो प्रेम कहानी बताएगी पृथ्वीराज विजय में, वो किसकी बताएगी है? त्रिलोचना। त्रिलोचना थी, इसमें संयोगिता नहीं है। शायद उन्होंने संयोगिता उसका कोई उपनाम लिखा होगा। जबकि ज्यानक कहते हैं कि रानी कौन है? पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चौहान की किस रानी का उल्लेख है? त्रिलोचना। यानी संयोगिता का उल्लेख नहीं है। संयोगिता के स्थान पर किसका नाम है? त्रिलोचना, जो एक अप्सरा है। क्या है? अप्सरा। मतलब उस समय की सबसे सुंदरी परी। यानी ऐसे लगता है कि भगवान ने फुर्सत से इसको बनाया होगा पृथ्वीराज चौहान के लिए, है ना? पृथ्वीराज चौहान। अप्सरा से इसका वर्णन। अन्य दरबारी विद्वान देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान के अन्य दरबारी विद्वान विश्वरूप है, वागेश्वरी है।
विद्यापति गौड़ है। आसाधर है, जनार्दन, जनार्दन मतलब है ज्ञानक, ज्ञानक है, जनार्दन है, विद्यापति गौड़ है। विश्वरूप, वागीश्वर, विश्वरूप, वागीश्वर, आसाधर, ज्ञानक, जनार्दन, विद्यापति गौड़। पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान है? नहीं है। तो याद रखिए, पृथ्वीराज चौहान लिखा, पृथ्वीराज रासो लिखा चंद्रबरदाई ने, तो चंद्रबरदाई भी है, ज्ञानक भी है, वागीश्वरी भी है, विश्वरूप है, आसाधर है, जनार्दन है, विद्यापति गौड़ है। कौन कौन है? विद्यापति गौड़। इस बात को ऐसे ही याद रख लोगे। अगर याद नहीं हो तो कि विश्व में आज कोई विद्या का पति नहीं है, विद्या का पति नहीं है। किसका पति नहीं है? विद्या का। तो विश्व से विश्वरूप, आ से हो गया आसाधर, जैसे हो गया जनार्दन या ज्ञानक हो गया, और विद्या से हो गया विद्यापति गौड़, विद्यापति गौड़। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनका ऐतिहासिक कालक्रम में घटनाएं। देखो, 1178 में नागार्जुन का दमन करता है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि उस समय नागार्जुन गुड़गांव के पास विद्रोह करता है। तो भुवनेकमल केमास की सहायता से उसके विद्रोह को दबाता है, और उस भुवनेकमल द्वारा नागार्जुन को बंदी बनाकर अजमेर लाया जाता है, और अजमेर में उसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। इसके बाद 1182 में दमन करते हैं भंडानकों का। भंडानक जो जाति है वो मैंने आपको कहा था सतलज नदी के किनारे एक निवास करने वाली लड़ाकू जनजाति जिसका नाम है भंडान। जबकि आपको पता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने भी भंडानकों का दमन किया था। उस समय भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि आगे पृथ्वीराज चौहान भी इनका क्या करेंगे? दमन करें। अब एक प्रश्न बनेगा कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने इतिहास काल के अंदर सबसे पहले किसका दमन किया? नागार्जुन का नहीं किया, किसका किया है? अब ये मत सोचो ये भी तो दमन है, तो ये भी दमन है। इसमें पृथ्वीराज चौहान नहीं गए। किसको भेजा है? भुवनेकमल और केमास को। जबकि पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन काल का पहला जो युद्ध लड़ा है वो भंडानकों के विरुद्ध लड़ा और भंडानकों का दमन किया। याद रहेगी, पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन काल में सबसे पहले किसका दमन किया है? भंडानकों का। और ये कहाँ किया था? हिसार गुड़गांव के बीच का एरिया जो मैंने आपको बताया था, अलवर, भरतपुर और मथुरा। अलवर, भरतपुर, मथुरा के अंतर ही किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। अपने प्रारंभिक शासन काल में सतलज प्रदेश से आने वाली भंडानक जनजाति का दमन किया। ये